नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं एपेक्स क्राइम रिपोर्ट। आइए अब चलते हैं उन सनसनीखेज घटनाओं की तरफ जिन्होंने मचाई है दहशत। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली मर्डर केस की। दिल्ली के तिमारपुर के गांधी विहार एरिया में यूपीएससी एस्पिरेंट रामकेश मीना हत्याकांड को बहुत ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। सबूत मिटाने के लिए हत्या की आरोपी अमृता चौहान ने अपनी फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई के सब ट्रिक्स को इस्तेमाल करके लाश को छुपाने की कोशिश की। हत्या से पहले अमृता ने अपने साथी सुमित के साथ मिलकर कई क्राइम वेब सीरीज देखी ताकि पकड़े जाने का कोई चांस ना रहे, लेकिन उनके सारे प्लान्स को उनके मोबाइल फोन की लोकेशन ने बेनकाब कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गला घोंटकर हत्या, फिर तेल छिड़कना और हत्या को अचानक मौत दिखाने के लिए रचा गया नाटक। दिल्ली में एक महिला ने अपनी फॉरेंसिक साइंस की जानकारी का भरपूर इस्तेमाल किया और अपने लिव इन पार्टनर की क्रूर हत्या की साजिश रची। 21 साल की महिला को हाल ही में पता चला कि उसके साथ रहने वाले साथी ने उसके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं और उन्हें हार्ड डिस्क पर सेव कर लिया है। लड़की ने अपने पार्टनर से उन्हें डिलीट करने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में उसने अपने पूर्व प्रेमी को सब कुछ बताया और उसे अपने साथ लिया। बाद में दोनों ने मिलकर उसके पार्टनर को रास्ते से हटाने की साजिश रची। यूपीएससी की तैयारी कर रहा छात्र जो आरोपी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, उसकी हत्या 6 अक्टूबर की सुबह हुई थी। आग में जलकर हुई मौत का नाटक रचा गया। हत्या की साजिश रचने के लिए महिला ने अपने पूर्व प्रेमी और एक दूसरे सहयोगी की मदद ली। वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी और इस साल मई से पीड़िता के साथ रिलेशन में थी। अपने फॉरेंसिक साइंस के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए महिला ने कथित तौर पर अपने साथी की हत्या की साजिश रची और उसके पूर्व प्रेमी का गैस सिलेंडर में हेरफेर करने का ज्ञान काम आया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 5 अक्टूबर की रात तीनों पीड़ित के फ्लैट पर गए, जहां उन्होंने कथित तौर पर गला घूंटकर और पीट कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शरीर पर घी और शराब डाल दी। मुरादाबाद में एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर का काम करने वाले पूर्व प्रेमी ने फिर आग लगाने की योजना बनाई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर हत्या के बाद पीड़ित पर घी भी डाला। ये घटना शहर के तिमारपुर के गांधी विहार में हुई। पुलिस के अनुसार महिला को न केवल फॉरेंसिक की अच्छी जानकारी थी, बल्कि वो क्राइम शो में भी गहरी रुचि रखती थी। उसके पूर्व प्रेमी ने वारदात वाले दिन पीड़िता के घर पर सिलेंडरों की अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके एक सिलेंडर में हेरफेर किया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने रेगुलेटर खोला और लाइटर से आग लगा दी। सिलेंडर पीड़ित के सिर के पास ही रह गया। करीब 1 घंटे बाद सिलेंडर फट गया और शव पूरी तरह से जल गया। क्या लड़के ने अपने फोन से लड़की के अश्लील वीडियो बनाए? आरोपी महिला और पीड़ित लड़के की मुलाकात मई में हुई थी और वे दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। कथित तौर पर संबंध के दौरान पीड़ित ने महिला के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें हार्ड डिस्क पर सेव कर लिया। लड़की ने अपने पार्टनर से उन्हें डिलीट करने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि महिला फंसा हुआ महसूस कर रही थी और गुस्से में थी, इसलिए उसने अपने पूर्व प्रेमी का रुख किया, जिसने फिर बदला लेने की योजना बनाई। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि महिला ने पहले फॉरेंसिक साइंस का कोर्स किया था, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि बाद में उसने कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर लिया। एक अधिकारी ने कहा कि वो जानती थी कि जांचकर्ताओं को कैसे गुमराह करना है और उसने सबूत मिटाने के लिए आग लगाने की योजना बनाई थी। पुलिस को कैसे पता चला कि ये हत्या थी? हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पीड़ित की मौत अचानक लगी आग में हुई थी, लेकिन इलाके के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस का शक और बढ़ गया। फुटेज में आग लगने से पहले 2 लोगों को इमारत में घुसते और कुछ देर पहले एक महिला को बाहर निकलते हुए दिखाया गया। बाद में उस महिला की पहचान पीड़ित के लिव इन पार्टनर के रूप में हुई। बाद में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी निगरानी के जरिए सभी आरोपियों का पता लगाया गया और कुछ ही दिनों के अंतराल पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महिला को 18 अक्टूबर को, उसके पूर्व पति को 21 अक्टूबर को और उसके एक और सहयोगी को 23 अक्टूबर को। पुलिस ने कथित अश्लील वीडियो वाली हार्ड डिस्क, एक ट्रॉली बैग, पीड़ित की कमीज और अपराध के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन भी बरामद किए। राजधानी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा तेजाब हमले की झूठी कहानी घटने के इल्जाम में खुद ही फंस गई है। दिल्ली पुलिस
ट्यूसडे को 20 साल की इस कॉलेज छात्रा से पूछताछ करेगी। ये छात्रा डीयू के नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड की बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। उसने दावा किया था कि संडे को जब वो क्लास अटेंड करने लक्ष्मीबाई कॉलेज जा रही थी तब अशोक विहार के पास 3 लोगों ने उस पर तेजाब फेंका। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा तेजाब हमले की कथित तौर पर झूठी कहानी गढ़ने के आरोप में खुद ही फंसती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस मंगलवार को उस 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा से पूछताछ करेगी। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड की बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा ने दावा किया था कि रविवार को वो क्लास अटेंड करने के लिए लक्ष्मीबाई कॉलेज जा रही थी, जिस दौरान अशोक विहार के पास 3 लोगों ने उस पर तेजाब फेंक दिया। जितेंद्र से आपकी बहस भी हुई थी पहले, तो वो आपको परेशान भी करता था। किस तरीके से परेशान करता था? पहले उन्होंने कई बार ईशान और अरमान जो बाकी के तो साथी थे, उनको भी जानती हैं आप? तो ये तीनों साथ में मौजूद थे जब ये अटैक हुआ था। तो किसने आपके ऊपर ऐसे अभी आप मांग क्या करेंगे? शुरुआती जांच ने सामने आया कि छात्रा का पिता अपने खिलाफ दर्ज बलात्कार की एक शिकायत को लेकर बदला लेना चाहता था। पिता के कहने पर ही आरोपी को फंसाने के लिए झूठी कहानी रची थी। हालांकि पुलिस ने कहा कि उसे मौके पर तेजाब का कोई सुराग नहीं मिला और न ही वारदात वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज में हमलावर नजर आए। एफएसएल की टीम को भी उस इलाके में तेजाब की कोई फेंकी हुई बोतल नहीं मिली और जांच में पता चला कि उसने यानी कि छात्रा ने आरोपियों को फंसाने के लिए अपने हाथ पर टॉयलेट क्लीनर उड़ेल लिया था। आरोपी छात्रा के रिश्तेदार है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि छात्रा से आज पूछताछ की जाएगी। खास ऑफर्स आप इंडियन एक्सप्रेस पे देख सकते हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस के बड़े अधिकारियों की एक टीम उससे पूछताछ करेगी ताकि घटना के पीछे की वजह पता चल सके। अब तक हमें पता चला है कि छात्रा का पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है। घटी है, मैं अपनी बहन से मिलके आया और उन्होंने ये बताया कि वो लड़का उनके पीछे 1.5 साल से पीछे पड़ा हुआ था और उन्होंने कई बार मना भी करा उस लड़के से कि मेरे से दूर हो जाओ, फिर भी वो लड़का मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, जो आज एनसीबीएफ की स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जब अभी मेरा उनसे मिलना हुआ, उन्होंने ये बताया कि वो तीनों बाइक पे आए और उन्होंने अपनी जेब से एसिड की बोतल निकाली और उनके ऊपर फेंकने की कोशिश करी, पर उन्होंने अपना बैग ऊपर करके अपना बचाव करा, पर उनके दोनों हाथ पे एसिड लग गया और दोनों हाथ पे बर्न्स के निशान है, 5% बर्न है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो अपराधी है जिन्होंने ये हरकत करी, एसिड फेंका है, उनका नाम जितेंद्र है। उन्होंने उनकी वाइफ को भी बताया, वो एक मैरिड पर्सन है और उनका एक 1.5 साल का बच्चा भी है। फिर भी उनको शर्म नहीं आई कि वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट के साथ ऐसी चीज़ कर रहे हैं। बात बताइए, इससे पहले भी क्या कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी क्या उनकी तरफ से? जी, कई बार शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने एक्शन भी लिया, फिर भी वो लड़का बाज नहीं आ रहा था। आज उसने अपनी हद पार करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट के ऊपर एक एसिड की बोतल फेंकी और उसके दोनों हाथों पे बर्न है। सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार से हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द तीनों अपराधियों को अरेस्ट करा जाए। थैंक यू सो मच। छात्रा के पिता अकील खान को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। खान ने ये कबूल किया था कि उसने अपने खिलाफ दर्ज बलात्कार की शिकायत का बदला लेने के लिए नकली हमले की साजिश रची थी। इसका बदला लेना चाहते थे पिता। पूर्व में आरोपियों में से एक की पत्नी ने खान पर 2021 और 2024 के बीच उसकी जुराब फैक्ट्री में काम करने के दौरान यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया था। इस बीच पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से जब्त किए गए तरल पदार्थ की जांच से पता चला है कि ये टॉयलेट क्लीनर है, तेजाब नहीं। पुलिस का कहना है कि हम मामले की हर एंगल से जांच कर रहे हैं। ऐसे ही एसिड अटैक की सूचना मिली, हमने एफआईआर दर्ज की और उसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि गंभीर मामला लेते हुए कि छात्रा के ऊपर हुआ और महिला सुरक्षा के प्रति दिल्ली पुलिस हमेशा सजग रहती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में जैसे ही हम आगे बढ़े तो कुछ विरोधाभास नजर आने लगे, तो हमने और गहनता से उसकी अन्वेषण किया और पता चला कि काफी हद तक वो कहानी झूठी है और जिन व्यक्तियों के ऊपर आरोप है वो मौके पे थे ही नहीं।
हमने उनको अच्छे से खंगाला, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेज देखा, जो वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे थे उन लोगों के बयान लिए, और जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि वाकई जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है वो वहां पे था ही नहीं, तो हमने इसको पुराना रिकॉर्ड वगैरह चेक किया। फिर समझ में आया कि जो छात्रा है, पीड़िता थी, उसके पिता के ऊपर एक 2 दिन पहले ही वारदात, जो एलिज्ड वारदात है उससे 2 दिन पहले ही उसके पिता के ऊपर आरोप लगे थे, और वो एक महिला ने लगाए थे। उस महिला के पति को ही फंसाने के लिए ये सारा किया गया था। बल्कि केस की जो कंप्लेंट थी उसमें 3 लोगों के नाम थे, एक तो इस महिला के पति का, और 2 और लोग जो छात्रा के दूर की रिश्तेदारी में भी है। उन रिश्तेदारों के साथ इनका केस चल रहा है मंगोलपुरी में, एक प्लॉट का झगड़ा, और उस प्लॉट के झगड़े में एक औरत जो कि एक मालिकाना हक था उसका, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और ये लोग उसके प्लॉट पे कब्जा करना चाह रहे थे। उस औरत पे इन लोगों ने एसिड फेंका था, जो छात्रा के फादर का साला और बाकी कुछ 3-4 रिश्तेदार थे, जो कोर्ट में ट्रायल पे चल रहा है। तो फिर सारी परत की परत खुलती चली गई और हमने इसमें बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन किया। सारे लोगों के इधर से बयान लेना, पुरानी हिस्ट्री को जुटाना, फुटेज देखना, एनालिसिस करना टेक्निकल, और कल फिर सारी कहानी क्लियर होगी। परसों का इंसिडेंट था कि ये सारा झूठा एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत किया गया था, और मकसद था कि छात्रा के फादर को उस केस से बचाना, और उन लड़कों का जो बाकी 2 लड़के थे कि उस केस में कॉम्प्रोमाइज करना। तो एक तीर से 2 शिकार करने की इन्होंने कोशिश की कि दोनों केस सेटल हो जाएंगे और इन दोनों को इसमें आरोपित बना देंगे, उधर उन लड़कों को और इधर इनको, तो हमारा बचाव हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, अपराधी कितना भी शातिर हो, कुछ न कुछ गलतियां कर ही देता है। जब उसको बारीकी से हमने देखा तो सारी कहानी हमें झूठी नजर आई। सर, इस मामले में मास्टरमाइंड कौन है, किसने ये पूरी प्लानिंग रची थी? क्योंकि इसमें लड़की भी शामिल है, उनकी बेटी भी शामिल है, या पिता जो मास्टरमाइंड तो छात्रा का जो पिता है अकील खान ही है, उसके साथ उसका भाई, एक इसका बेटा और कुछ और रिश्तेदार हैं जो उस केस में, मंगोलपुरी वाले केस में, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। और चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, एग्जैक्ट रोल आज हम इसको वेरीफाई करके और फिर कोर्ट को बता देंगे। सर, कितनी लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है कि ताकि? अभी हमने गिरफ्तारी तो अकील खान की है उस केस में जिसमें उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप और ब्लैकमेलिंग के आरोप थे। उसके बाद अब जितनी कहानी परत निकलेगी, क्योंकि इसमें एक प्रोसीजर होता है, जब हम ऑलरेडी एक केस दर्ज है तो उसको हम पहले क्लोजर करते हैं, फिर उसकी झूठी FIR कराने के आरोप में और इस कॉन्स्पिरेसी के आरोप में फिर एक अलग मामला दर्ज होके बाकी सबके खिलाफ एक्शन होगा। तो बेटी के खिलाफ जिसने ये जो एसिड वाली जो कहानी थी, उस वो क्या किया था उसने? अपने हाथों में जो चोट लगी थी उधर, उसके बारे में? हाँ, वो खुद ही ये लोग अपने घर से टॉयलेट क्लीनर या इस तरह का कुछ लेके आए थे, जिसकी अभी जांच चल रही है। और ये भाई के स्कूटी पे आई थी और भाई ने कॉलेज से कुछ दूर इसको उतार दिया, और फिर वहां पे इसका पिता पहले से आया हुआ था और इन लोगों ने खुद ही उसको हाथों पे लगा के इस तरह की साजिश लगी जैसे, और नाम लिया कि एक बाइक पे 3 लोग आए जिनका पहले मैंने जिक्र किया था, और उन पे आरोप लगाया जबकि वो 3 लोग वहां पे थे ही नहीं मौजूद। तो ये सारा षड्यंत्र इनके परिवार का ही रचा हुआ था। तब इन तीनों को क्लीन चिट दे दी गई है जो जिसके ऊपर इन्होंने आरोप? हाँ, देखिए, इनका वहां पे ना तो इनकी मौजूदगी है, ना इनका कोई जो ये बातें थी कि स्टॉकिंग करता था, कहीं कुछ नहीं है। ये जो आदमी है जिसका नाम लिया गया था, बल्कि इसकी जो पत्नी थी उसका भी शोषण कर रहे थे ये लोग। तो ये तो डबल जेपार्डी थी इनके साथ कि एक तो इनकी पत्नी का शोषण किया और ऊपर से फिर इनको इसमें आरोपित बना दिया। तो एक निर्दोष आदमी को, अच्छा हुआ हमने बहुत जल्दी जांच करके, नहीं कई बार क्या होता है हड़बड़ी में पुलिस उसको, हाँ, कि पुलिस उसको अरेस्ट करो, लेकिन वो बेचारा बार बार बोल रहा था कि मैं तो था ही नहीं, मेरे को क्यों अरेस्ट कर रहे। तो हमने कहा रुको, इसको अरेस्ट मत करो, आप पहले इसका जो वर्जन है इसकी पूरी जांच हो, और जांच की तो फिर सारी परतें खुल के आ गई।
तो अभी इस लड़की के खिलाफ भी का एक्शन होगा, क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट है उसके हाँ, अभी उसका इलाज हो जाने दो। दिल्ली लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास हुए कथित एसिड अटैक मामले में आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने कहा, मेरे पति निर्दोष हैं। उस लड़की, उसके पिता और पूरे परिवार ने साजिश करके झूठा केस दर्ज कराया है। मैंने अकील खान के खिलाफ भलसवा थाने में शिकायत की थी। उसी से बचने के लिए उसने अपनी बेटी का इस्तेमाल कर मेरे पति को फंसाया। जब कथित हमला हुआ, मेरे पति करोल बाग में ड्यूटी पर थे। के लिए मुझे पता चले तो उसी दौरान मैं अपने हस्बैंड जितेंद्र कुमार को कॉल किए कि ऐसे मतलब ऐसे बात है, आप कहाँ हैं? तो बोले हम ड्यूटी पे हैं। हम बोले आप वहीं पर रुकिए, अभी जैसे भी होंगे मैं बात करूंगी, आप सीधे थाने आ जाइएगा। उसके बाद फिर मैं अपने सर से बात की, मतलब वहाँ थाने विजिट कर रही थी, उसी समय अपने सर से बात की। फिर मेरे हस्बैंड 9:30 बजे वहाँ पर आए। उसके बाद जो है कि फिर अपना वहाँ पे मिले, अफसर लेके गए फिर वहाँ पे ये भरत नगर ये संगम चौकी के पास। तो उसके बाद वहाँ पे अपनी कार्रवाई किए। फिर जहाँ पे मेरे हस्बैंड ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पे सारे कैमरा वगैरह विजिट की। उसके बाद निर्दोष साबित हो गए। उनके बाद जो तो पुलिस की कार्रवाई की गई, तो उस कार्रवाई में क्या कुछ रहा और अभी क्या निकल कर सामने आया है? सामने ये आए सर कि मेरे पति निर्दोष हैं, वो फर्जरी केस किए थे। जैसे कि लड़की के बाप और लड़की मिलके ये साजिश किए थे, उसके पूरे फैमिली। ऐसा क्या कुछ रहा था कि उन्होंने इस तरीके का जो इंसिडेंट है एसिड अटैक का वो करा, और इसमें अखिल नाम के व्यक्ति का आया जो लड़की के फादर थे, किस तरीके से आपको पता लगा? तो इस तरह से कि सर की जो कि अकील खान है, उनके कंप्लेन में ये अपना भलसवा डेरी थाना में कंप्लेन की थी। तो उन्हें पता चले, उससे बचने के लिए अपनी लड़की का सहारा ले करके मेरे पति के खिलाफ वो साजिश रचे थे। जिस समय अटैक का ये मामला सामने आया, उस समय आपके पति कहाँ थे? उस समय मेरे पति ड्यूटी पे थे करोल बाग। ऐसे में 2 नाम और भी हैं, ईशान और अरमान का। क्या आपके पति उनको जानते हैं? जी नहीं जानते हैं, उसे नहीं जानते मेरे हस्बैंड। क्या पुलिस कार्रवाई को लेकर संतुष्ट? पुलिस कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। पुलिस मेरे पूरे सहायता की सारी चीज, लेकिन अब आगे ये मुझे चाहिए कि जो मतलब फर्जरी केस में मेरे हस्बैंड को फंसाना चाहते हैं, अब उनको करीब करी सजा मिलनी चाहिए। और उस जो मतलब ये सारी रचना रचे थे मेरे हस्बैंड को फंसाने के लिए, उसको कानून के हवाले होना चाहिए। महाराष्ट्र में दुष्कर्म के बाद आत्महत्या करने वाली महिला चिकित्सक की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी के कारण दम घुटना बताया गया है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि इस केस में एक पुलिस अधिकारी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के 28 वर्षीय महिला डॉक्टर के आत्महत्या करने के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इनसे मामला भी टर्न लेता दिख रहा है। अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पीड़िता ने आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 आरोपियों में से एक पुलिस वाले को मैसेज भी किए थे। इन मैसेज में उसने ये संकेत दिया था कि वो परेशान है। यही नहीं, जान देने से पहले महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत बानकर के घर भी गई थी और वहाँ हो रही पूजा में हिस्सा लिया था। वहाँ प्रशांत बानकर से महिला डॉक्टर की बहस हो गई थी। इसके बाद बहन निकली और एक होटल में चली गई, जहाँ अपनी जान दे दी। महिला डॉक्टर ने रेप का आरोप लगाते हुए हथेली पर ही एक सुसाइड नोट लिखा था। इसके अलावा 4 पन्ने का एक लेटर भी छोड़ा है। महिला डॉक्टर ने लिखा था कि पुलिसकर्मी गोपाल बडाने ने उसका रेप किया था। इसके अलावा प्रशांत उसे ब्लैकमेल करने में जुटा था। डॉक्टर का कहना था कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बानकर उनके मकान मालिक का बेटा है। वह उसे लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। सतारा पुलिस के चीफ तुषार दोषी का कहना है कि पुलिस ने डॉक्टर और दोनों आरोपियों के बीच हुई चैट को रिकवर कर लिया है। बडाने के साथ डॉक्टर की बातचीत मार्च में समाप्त हो गई थी। इसके बाद भी वह प्रशांत बानकर के संपर्क में थी। यहाँ तक कि होटल में जान देने जाने से पहले भी उसने प्रशांत के घर का दौरा किया था। पुलिस को यह भी पता चला है कि डॉक्टर और पुलिसकर्मी गोपाल बडाने के बीच विवाद हुआ था और एक मीटिंग करके उसे हल किया गया था। आरोपी के घर पूजा में क्यों गई थी महिला डॉक्टर? मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने कहा कि डॉक्टर लक्ष्मी पूजन के लिए प्रशांत बानकर के घर गई थी। चाकणकर ने कहा, लक्ष्मी पूजन के दिन मृतिका बानकर के घर पर थी। ऐसा लगता है कि तस्वीरें खींचने को लेकर दोनों में बहस हुई थी, क्योंकि तस्वीरें ठीक से नहीं ली गई थीं। बहस के बाद डॉक्टर घर छोड़कर चली गई। बानकर के पिता उन्हें वापस घर ले आए, लेकिन वह फिर से एक लॉज में रहने चली गई।
चाकनकर ने कहा, मृतिका और दोनों आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि मृतिका मार्च तक पीएसआई बदाने के संपर्क में थी और उसके बाद उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मैसेज से दिया था संकेत, उठा सकती है कोई बड़ा कदम। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बानकर को संदेश भेजे थे और संकेत दिया था कि वह कोई बड़ा कदम उठाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने उस रात उन्हें फोन भी किया था। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि यह फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला है। सतारा पुलिस प्रमुख दोषी ने पुष्टि की कि महिला डॉक्टर घटना से पहले बानकर के संपर्क में थी और उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान हुआ था। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर बदाने के खिलाफ सुसाइड नोट में उल्लेखित बलात्कार के आरोपों की भी जांच चल रही है और उनके संयुक्त ठिकानों और चैट की भी जांच की जा रही है। इसमें पलटन शहर के अंदर एक महिला डॉक्टर सुसाइड करने के बाद उसमें एडी दाखिल हुए और बाद में जैसे ही पता चला है उसने उसके खुद के पाम यानी हाथ में एक लिखा था जिसमें 2 आरोपियों के नाम लिखे थे। एक उसमें हमारा अधिकारी है पलटन ग्रामीण का, वो और एक आदमी, ऐसे दोनों के खिलाफ गुना दाखिल हो चुका है, बलात्कार और अबेटमेंट टू सुसाइड का। दोनों को खोजने के लिए टीम रवाना हो चुकी है और जो पीएसआई है उसको सस्पेंड किया गया है। जो कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी कि जो घटना घड़ी है उसको आरोपी को छोड़ा नहीं जाता। इस पर आपको क्या उनसे कॉन्टेक्ट? नहीं, इसमें इतना ही मैं कहूँगा कि जहाँ तक ये गुने का सवाल है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अच्छे से अच्छा तपास किया जाएगा और जो भी कानूनन पॉसिबल है वो सब इसमें किया जाएगा। मेघालय पुलिस ने ट्यूसडे को बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया गया है जो कई राज्यों में फैला हुआ था। इस केस में 3 लोगों समेत, जिनमें एक महिला भी शामिल है, को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी मेघालय की एक नाबालिग लड़की को 3 लाख रुपए में बेचने और राजस्थान में उसकी जबरदस्ती शादी कराने के आरोप में की गई है। मेघालय पुलिस ने उजागर किया बड़ा मानव तस्करी रैकेट। शादी के झांसे में फंसाकर लड़कियों को बेचते थे गिरोह के सदस्य। शिलोंग 28 अक्टूबर। मेघालय पुलिस ने एक बड़े मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो शादी का झांसा देकर युवतियों को दूसरे राज्यों में भेजता था और फिर उन्हें बेच देता था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें गिरोह का सरगना भी शामिल है। री भोई जिले के पुलिस अधीक्षक वी राठौर ने बताया कि जून 2025 में बिरनी हाट क्षेत्र से एक लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि लड़की राजस्थान में है और उसे 3 लाख रुपए में बेचकर एक अज्ञात व्यक्ति से जबरन शादी कराई गई थी। राजस्थान पुलिस की मदद से पीड़िता को बचाकर मेघालय वापस लाया गया। आगे की जांच में खुलासा हुआ कि राजेश हिंगे, मोहम्मद खलील अली और मोनिका नामक आरोपी इस मानव तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें शादी या घूमने का झांसा देकर दूसरे राज्यों में ले जाते और वहां उन्हें बेच देते थे। पुलिस के अनुसार पिछले 2 वर्षों में आरोपियों ने असम की कम से कम 5 और त्रिपुरा की 1 लड़की को बेचने का काम किया है। पुलिस ने माता पिता और युवाओं से अपील की है कि वे इस तरह के जाल से सतर्क रहें और सोशल मीडिया पर बातचीत करते समय सावधानी बरतें। एसपी वी राठौर ने कहा, जांच से पता चला है कि मानव तस्करी में एक समान तरीका अपनाया जाता है। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर दोस्ती की जाती है, फिर बातचीत के जरिए भरोसा जीतकर शादी या पर्यटन के बहाने उन्हें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में बुलाया जाता है और बाद में उन्हें बेच दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा, हमारे बच्चों को इस तरह की घटनाओं से सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। उन्हें अपने माता पिता को तुरंत सूचित करना चाहिए। ये तरीका अन्य अपराधों जैसे साइबर फ्रॉड, यूपीआई धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग आदि के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को किसी अनजान एप्लीकेशन को डाउनलोड करने या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए, वरना उनके मोबाइल या कंप्यूटर हैक हो सकते हैं। मेघालय पुलिस ने मामले की जांच जारी रखते हुए कहा है कि इस राज्यव्यापी मानव तस्करी नेटवर्क के और भी कई तार विभिन्न राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। गारो हिल्स से 1 साल पहले अपहरित की गई नाबालिग लड़की को दिल्ली के बाटला हाउस एरिया से सफलतापूर्वक बचाया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन वेस्ट गारो हिल्स पुलिस ने दिल्ली पुलिस और स्प्यूनर के सहयोग से अंजाम दिया
ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब पीड़ित के माता पिता को एक परेशान कर देने वाली कॉल मिली और उन्होंने आचिक संगठन से मदद मांगी। मुख्य आरोपी अटोवर हुसैन आलियास राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आरोपी अटोवर हुसैन एलियस राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। 26 अक्टूबर को टूरा लाई गई लड़की ने हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म दिया। शुरुआत में ये एक किडनैपिंग केस था, लेकिन अब पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है और आरोपी पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप भी लगा सकता है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और सनसनीखेज घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।